नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इस वक्त की जो टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस हैं उसके बारे में। और पहली खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि कंगना को रास नहीं आ रही है राजनीति। क्योंकि कंगना पहले भी कह चुकी हैं कि बड़ा काम करना पड़ता है। अब उन्होंने पैसों को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है बड़ा काम करना पड़ता है, इनकम भी कम है, मेहनत ज्यादा है, मुझे तो जम नहीं रहा। और पहले उनके बयान कुछ इस तरह के सामने आए थे कि उनसे किसी ने कह दिया था कि वीकेंड वीकेंड भी काम करोगी तो हो जाएगा, 25-26 दिन ही देने पड़ेंगे, साल भर में 50 दिन मैक्सिमम देने पड़ेंगे। अब कंगना जो है बुरी फंस गई है, चुनाव जीत गई है और अब उनके इस तरह के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब से वो राजनीति में आई हैं उनसे उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री भी हैं देश के, वो नहीं मिले। और इस बात को वो खुद ही मुखर होकर बार बार बताती नहीं है कि मोदी जी मुझसे तो मिल लेते, मोदी जी मुझसे तो मिल लेते। और मोदी जी जो थे वो दिलजीत दोसांझ से तो मिल लिए इस साल की शुरुआत 1 जनवरी को। दिलजीत दोसांझ से कंगना रनौत के कैसे संबंध है आप जानते ही हैं, दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर भिड़ते रहे, खासकर किसान आंदोलन के दौरान। तो मोदी जी उनसे मिल लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कंगना को अब राजनीति में आने का कोई फायदा मिल नहीं रहा। एक तो वो परेशान है कि काम ज्यादा करना पड़ रहा है, दूसरी परेशानी है पैसे नहीं है, तीसरा उन्होंने पिछले दिनों अपने चुनाव क्षेत्र में सीधे तौर पर ये कह दिया था कि मैं क्या करूं, मैं भी तो आप लोगों की तरह ही हूं। जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा कर रही थी उस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे पास शिकायत लेकर आ जाते हैं, मैं कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी हूं, मैं भी तो आप ही की तरह हूं, देखिए मेरा भी रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, मुझे भी सैलरी देनी पड़ती है, कल तो मेरा 50 रुपए का ही धंधा हुआ इसमें मेरे रेस्टोरेंट में। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। तो चुनाव जीत के तो वो आ गई हैं, लेकिन करना क्या उन्हें पता नहीं है। उनको किसी ने कह दिया था बहुत कम काम करना पड़ेगा, अब उन्हें काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है, इनकम भी नहीं हो रही है और ऊपर से उनको ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा काम के बोझ तले दबी हुई है। तो ऐसा ही होता है जब आपको कोई काम नहीं आता और आप उसमें कूद पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि जिसको ब्लॉक लेवल पर भी काम करने का अनुभव ना हो, जिसने कभी महानगर पालिका के स्तर पर भी काम ना किया हो, उसे सीधे देश की संसद पहुंचा दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिल्वर स्क्रीन पे बहुत अच्छे डायलॉग बोल लेती है। तो यही हाल होता है। ये अकल में लाने की बात है उस पार्टी के लिए भी जिन्होंने उसे टिकट दिया, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उन्हें वोट दे के जिताया, और खुद कंगना रनौत तो समझ ही रही हैं। तो दोस्तों ये हमेशा से रहा हिंदुस्तान में कि फिल्मी पर्दे पर चमकने वाले चेहरों को ये लोग संसद तो भेज देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि संसद में होता क्या है, करना क्या होता है। तो जैसी जनता है वैसा ही देश है, वैसे ही जीतकर चुनाव में संसद पहुंचने वाले हैं। खैर अब जब पहुंच गए हैं और इस तरह के बयान देंगे तो चर्चा तो होगी ही। रवि जी, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदी में कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बस। ये उस तरह का मामला है। और सिर्फ कंगना नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो हाँ। राजनीति करने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि राजनीति में बड़ा मजा है और वहां जाके हम पैसा बनाएंगे या हमारी खूब आवभगत होगी और हमें जो है खूब हर जगह स्वागत सत्कार मिलेगा, हमें तमाम हाँ। सुविधाएं मिलेंगी। हाँ। ये बताता है कि राजनीति को लेकर सोच कितनी बदल चुकी है। जी। राजनीति जो है वो राज करने की नीति तो है ही, मगर जब हमारे यहाँ पर पूरा जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हालांकि कंगना रनौत नहीं मानती है कि वो लड़ी गई और 2014 के पहले तो देश आजाद ही नहीं था। हाँ, हमारे राजनीति देश की समाज सांसद ऐसा सेवा थी। मानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति को कभी भी बिजनेस की तरह नहीं देखा गया। ये अलग बात है कि लोगों ने इसकी आड़ में बहुत सारे बिजनेस किए हैं और खूब धंधे चमके हैं, लोगों के बहुत फायदा उठाया है, और लेकिन अब तो इस सैद्धांतिक देश रूप में से की राजनीति भी जो बिजनेस करने वाले हैं वही चला रहे हैं। हाँ, जी। वही चला रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो ये समाज की सेवा रही है। एक बेसिक लाइन जो है इसकी कि भाई हम समाज के लिए हैं, हम समाज की सेवा करने के लिए, समाज का हित करने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी बातें सुनना पड़ेगी, उनकी समस्याओं को हल करना पड़ेगा या हल निकालना पड़ेगा। चाहे आप व्यक्तिगत स्तर पे ले लोगों की समस्याओं को या मोहल्ले के लेवल पर ले, चाहे शहर के लेवल पर ले, स्टेट के लेवल पर ले, वो कुल मिला के आपको जनता की सुनना और जनता की समस्याओं का हल निकालना और इसी के सहारे जो है आगे बढ़ना है। राजनीति कभी भी ये नहीं है कि यार इसमें हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं, इसमें हमारे पास कम पैसा है, या फिर हम
ये करते हुए साइड में अपना कुछ कर सके। कंगना ने ऐसा भी कुछ कहा है कि भाई जी। राजनीति करने वालों को ये एक छूट रहना चाहिए कि साइड में भी वो अपना कुछ करते रहे। तो कंगना को किसी ने रोका तो नहीं है, और जिन लोगों को करना है वो करते ही हैं। उसके बावजूद ये सच है कि राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं। ये अलग बात है कि मतलब कि राजनेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर 5 साल बाद ही मुंह दिखाते हैं, और जनता इस बात को खूब अच्छे से समझती है कि आप एक बार चुनाव जीत कर चले जाएंगे तो फिर आप पलट कर आने वाले नहीं है। लेकिन ये मजबूरी है, क्योंकि अगली बार भी वोट मांगने आपको जाना है, या अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका कोई भाई बंधु, आपकी पार्टी का आदमी जाएगा, तो जनता सबक तो सिखाई देती है। कंगना की जहां तक बात है, वो राजनीति के लिए नहीं बनी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी जितनी भी कहानी हम लोगों के सामने है, एक तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हाँ। राजनीति में इससे भी काम नहीं चलता है कि आप राजनीति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अरे यार राजनीति में मजा नहीं आ रहा है। मतलब वही आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं यार फिल्मों में काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो भाई साहब, आपको बोला किसने कि आप फिल्मों में काम कीजिए? बिल्कुल। या ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए आपको जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें जिसमें मजा भी आता है और जो आपके मन को पसंद भी आए। तो कंगना का ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, वो बार बार ये इंडिकेट कर रही है कि उनको राजनीति में मजा नहीं आ रहा। अब ये संकेत वो किसको दे रही है? क्या वो जनता को संकेत दे रही है, या वो अपनी ही पार्टी में जो उनसे नहीं मिल रहे हैं, या जिनसे कि कंगना को समय समय पर फटकार लगती रही है? आपको कितना मतलब, क्योंकि उनको तो खोल के मतलब कोई भी बात आई और मुंह खोल के बोल देने की आदत है। अब वो कितना जज्ब करती होंगी अपने ख्यालों को, अपने विचारों को, और कितनी उन्हें समस्या होती होगी, परेशानी होती होगी। और अगर वो अपने उस जहां से वो चुनकर आई हैं वहां न जाए तो भी समस्या है। जवाब तो देना ही पड़ेगा, या तो जनता को देना पड़ेगा या पार्टी में अपने सीनियर नेताओं को देना पड़ेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि कंगना राजनीति के लिए नहीं बनी है। मगर समस्या ये हुई कि उन्होंने जिस तरह से राजनीति में हाथ डाला, जिस तरह से वो एक कलाकार से राजनीतिक व्यक्तित्व बन गई हैं, तो उससे उनके कलाकार होने को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, और दो नाव की सवारी में आप अक्सर डूब जाते हैं। तो कंगना का मामला कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। देखिए, कंगना का हाल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे सनी देओल का हुआ। सनी देओल को तो उनके क्षेत्र के लोगों ने नकार दिया। अब सनी देओल के साथ प्लस पॉइंट ये था कि उनका वहां कोई घर था ही नहीं, अगर वो नहीं भी जाए वहां पे तो चलता है, इसीलिए लोगों ने वहां गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर लगा दिए। और वो इस हद तक संसद नहीं गए कि सबसे कम अनुपस्थिति वाले सांसदों की लिस्ट में उनका नाम आ गया, और अगले साल तो उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने इस भारत देश पर चुनाव लड़कर एहसान किया हो। एक बात। दूसरी बात, कंगना रनौत की बात कर लेते हैं। कंगना रनौत को राजनीति में आने के लिए किसी ने नहीं कहा था। आपने एक तरह से अपना पेंशन का इंतजाम भी कर लिया, और आप साथ में ये भी कह रही हैं कि हमको तो ये राशि नहीं आ रहा, यहाँ इनकम कम है, मेहनत ज्यादा है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि बहुत से हमारे देश के सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी सेवानिवृत्ति के बाद, लेकिन अगर आप एक बार सांसद बन गए तो आपको जीवन भर पेंशन मिलती है। एक और इसमें कारण यह भी है कि आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, जिस वक्त इनका दफ्तर तोड़ा गया था और उस वक्त इन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की थी, उसको पूरा करने के लिए आपको सुरक्षा चाहिए, आपको तमाम तरह की चीजें चाहिए। तो बेसिकली आपने राजनीति को अपना टूल बनाया। आपने राजनीति को टूल बनाया उस चीज को हासिल करने के लिए जो आपको करनी थी। आपने उस तरह की बयानबाजी की। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ कि एक टाइम में आपको नेशनल अवार्ड विनिंग आप एक्ट्रेस रही, आज आपका करियर कहाँ है सब जानते हैं। और उसके बाद आज राजनीति में आप कहाँ हैं सब जानते हैं। आगे की राह आपकी कैसी, अगला चुनाव तो आप लड़ती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यही लड़के आप पछता रही हैं। और फिल्मी दुनिया से मामला पहले ही पैकअप हो चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि राजनीति रास नहीं आकर अब कंगना का अगला ठिकाना क्या होगा? फिल्मी दुनिया से तो वो बाहर हैं लगभग, क्योंकि पिछले कई सालों में कोई फिल्में नहीं चली उनकी। इमरजेंसी फिल्म उन्होंने अच्छी बनाई थी, लेकिन पिक्चर वो भी नहीं चली, क्योंकि जो कैरेक्टर जिस पर बनाई थी और जिस पार्टी से वो आती हैं, सबको पता है कि आजकल देश का माहौल क्या है, सच सुनने की लोगों को कितनी आदत है। दूसरा, अब ना तो फिल्मों में करियर रह गया और ना ही अब राजनीति में कुछ है, तो अब कंगना करेंगी क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने रेस्टोरेंट होटल वगैरह तो खोल ही लिया है, तो एक विकल्प तो जो वो है। जो कह रही है वो चलता नहीं है। जो चलता रही है उसमें भी सैलरी नहीं निकल पा रही है। हाँ। तो मुश्किल है। देखिए, सबक इससे यही मिलता है कि आपको जो बेस्ट आता है आपको वही करना चाहिए।
और अगर आप कुछ दूसरा काम करने लगते हैं तो शिकवे शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगली बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई कहीं वो राजनीति में चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, मुझे लगता है अगली बार वो जब उतरेंगी भी, बाई चांस कभी उन्हें टिकट मिलता है, तो जनता उनको देख चुकी है। और कोई भी जनता जो है अपना प्रतिनिधि ऐसा नहीं चाहती है जो ये कहता हो कि भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है, या फिर जो क्योंकि हमने पिछले दिनों जो बाढ़ वाले जो मामले हुए थे वहां पर बादल फटने के बाद के, उस किस तरह से लोग उनसे अपनी समस्या रख रहे थे और कंगना अपना ही लग गई थी कि यार पैसा तो मेरे पास भी नहीं है देखो। तो हम्म। ये सारी चीजें, और फिर वो ये भी कह चुकी है कि जनता आपसे ये उम्मीद करती कि आप अपनी जेब का पैसा लगाओ। तो ये सोचना कि भाई राजनीति इतनी आसान है, कोई भी कर लेगा, ये अब मुझे लगता है कंगना को समझ में आ गया होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा इच्छुक तो नहीं होंगी आगे अब राजनीति करने की और चुनाव लड़ने की। हालांकि उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा कि भाई, जैसे एक आध इंटरव्यू में उन्हें कहा भी कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई मंत्री पद मिल जाएगा, तो शायद उनकी नजर में वही रहा होगा कि बस चुनाव जीता और मंत्री बन गए, और उसके बाद में अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अभी तो जमीन पे उतरना पड़ रहा है, मंत्री बनने के बाद आसमान में ही रहेंगे। तो शायद वैसा कुछ उन्होंने सोचा, कुछ सपने देखे होंगे, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, तो उसका उन्हें झटका लगा है। पर ठीक है, अच्छी बात यह है कि वो ईमानदारी से कह दे रही है, तो जनता को भी आगे के लिए ठीक रहेगा इस मामले में कि उनके साथ जाया जाए या ना जाया जाए। कंगना के अधूरे सपने पर मुझे अच्छे दिन भी याद आ रहे हैं और मुझे सबके अकाउंट में 15 लाख भी याद आ रहे हैं। जैसे लोगों को अच्छे दिन का अभी भी इंतजार है और 15 लाख का भी इंतजार है, तो अब कंगना को भी इंतजार है कि कब उनकी राजनीति में दुकान चमकेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक अगली खबर जो है वो शिल्पा शेट्टी के बारे में है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने किसी से 60 करोड़ रुपया लिया था, 2015 की बात है। और उस पैसे का मामला अब इस तरह से निकल के सामने आया है कि ये मामला पूरी की पूरी तरह इसमें आर्थिक मामला, फ्रॉड हुआ है ये पैसा। इसको लेकर चल रहा है मुकदमा। अब इस मुकदमे के चक्कर में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों फंस गए हैं। पहले लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ, इन्होंने उसको रद्द करने की याचिका लगाई, वो खारिज हो गई। अब इनको जाना है विदेश। पहले इन्होंने कहा हमें फैमिली हॉलीडे पर जाना है, उसके लिए मना कर दिया गया। अब इन्होंने कहा कि हमें यूट्यूब के इवेंट के लिए जाना है, तो अदालत ने पहले तो ये कहा कि भाई ऐसा है, आप 60 करोड़ रुपया जमा कर दीजिए, फिर हम देखते हैं। अब उसके बाद भी उन्होंने नहीं मानी और फिर से रिक्वेस्ट किया, तो अब अदालत ने कहा है कि भैया ऐसा है कि आप अप्रूवर बन जाइए। अप्रूवर बनने का मतलब ये है कि राज कुंद्रा के खिलाफ आप गवाही दे दीजिए, सरकारी गवाह बन जाइए। तो ये मामला पूरी तरह से फंस गया है और शिल्पा शेट्टी जो हैं अब किसी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि उनको बाहर जाने का मौका मिल जाए, लेकिन अदालत की तरफ से उनको क्लीन चिट नहीं मिल रही है विदेश यात्रा करने के लिए। यहाँ पर एक बात ये भी समझ लेना जरूरी है कि शिल्पा शेट्टी को हमने देखा है कि वो योगा सिखाती हैं लोगों को, और जब हम बात योगा की करते हैं तो योगा सिर्फ तन से नहीं, मन से भी होता है। और एक ऐसी इमेज बनती है कि योगा के साथ आप मन से भी बड़े सात्विक हो जाते हैं। और उस सब के बीच अगर ऐसी खबरें आए कि पैसे को लेकर धोखाधड़ी हुई, आप पर इल्जाम लगा है। इस बीच राज कुंद्रा ने एक और बयान भी दिया था कि नोटबंदी के चक्कर में मेरा धंधा नहीं चला, इस चक्कर में मैं परेशान हो गया और मैं पैसा वापस नहीं कर पाया। तो ये तमाम बातें हैं। अब मंगलवार को, कल यानी बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके दौरान कोर्ट ने शिल्पा को साफ साफ सुझाव दिया कि अगर वो विदेश यात्रा करना चाहती हैं तो पहले वो बन जाएं सरकारी गवाह। और ये पूरा मामला जो है बुरी तरह से फंस गया है। रवि जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मामला क्योंकि अदालत में है और तकनीकी पहलू भी हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं अदालत के और कानून की क्या है, लेकिन जी। इसमें जो एक रोचक बात नजर आती है कि हाँ। एक पत्नी से कहना कि वो अपने पति के खिलाफ जो है गवाही दे दे, सरकारी गवाह बन जाए, अप्रूवर बन जाए। तो ये फिल्मी ड्रामा जैसा लगता है, मतलब कि फिल्मों में हम ऐसा देख सुन सकते हैं कि कोई और फिल्म अगर चल ऐसा रही है और होता उसमें। है और अगर ऐसा हाँ, होता है तो पहली बार होगा, ये भी लोग बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अभी तक जी हुआ जी नहीं है जी, हमारे देश में। हाँ हाँ हाँ। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो, क्योंकि मुझे इसमें मतलब शिल्पा शेट्टी क्या वाकई ऐसा करेंगी? नहीं, ये क्योंकि भाई देखिए, है अदालत ना, ने उनके सामने दो चीजें रखी। पहला तो उन्होंने कहा विकल्प देखिए रखा। 60 करोड़ जी का जी, मामला है, आप 60 करोड़ रुपए जमा हाँ, कर दो, फिर हम बताते हैं। बिल्कुल। अब 60 करोड़ रुपए कहां से जमा कर दें? क्योंकि वहां तो मामला ये है कि वो कह रहे हैं हमें नुकसान हो गया, पैसा डूब गया, पैसा नहीं है बेसिकली। अब जो भी मामला आगे जाके बनता है, तो फिर अदालत ने कहा ठीक है, फिर अप्रूवर बन जाइए आप।
तो वो जो दोनों शर्तें रखी गई हैं वो दोनों ही मानने वाली तो नहीं है, जाहिर है, न तो 60 करोड़ रुपया जमा होगा और ना ही वो अप्रूवर बनेंगी। लेकिन हाँ, ये कहकर अदालत ने फंसा उन्हें जरूर दिया है कि अब वो क्या करें। अच्छा, ये एक आम आदमी के तौर पर मेरे लिए भी, और जो आम जनता है जो इनको इतनी ग्लैमरस लाइफ में लगभग चकाचक देखती है, तो ये मन में सवाल आता है कि यार 60 करोड़ रुपया क्या इतनी बड़ी चीज है? क्योंकि जैसी हम फिल्म इंडस्ट्री की बातें सुनते हैं, या तो 100 करोड़ और 500 करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती है। और इतने सालों से ये काम करती रही है कुंद्रा, इतने बड़े बिजनेसमैन है, कहाँ कहाँ देश विदेश में इनके बिजनेस है, क्या 60 करोड़ रुपया इनके पास नहीं है? कि अगर मामला इतना ही फंस रहा है, बात यहाँ तक आ रही है कि एक तरीके का कि आप फंस रहे हैं, भैया देख के नक्की करो, छुटकारा पाओ। तो क्या इनके पास इतना पैसा नहीं है? क्या मामला क्या है? सर या देखिए, न पैसे तो का? 60 जी करोड़ बड़ी रकम है, न 6 करोड़ बड़ी रकम है, न 600 करोड़ रुपए बड़ी रकम है। सबसे बड़ी चीज होती है इंटेंट, इंटेंशन, नियत। बिल्कुल, हाँ हाँ। क्योंकि जिस शख्स ने मुकदमा किया है उनका यह कहना है कि उन्होंने कई साल इंतजार किया, वो 2015 के आसपास का जिक्र करते हैं। अब जो यहाँ पर मेरे पास रिपोर्ट है उसमें यह है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने इनकी कंपनी के विस्तार के लिए, बेस्ट डील टीवी कंपनी थी, उसके जी विस्तार के नाम पर उनको 60 करोड़ रुपए का लोन दिया था। और कोठारी जो है वो बताते हैं कि ये लोन कम इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था, मतलब इस पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया। शिल्पा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया था कि हर महीने ब्याज चुकाया जाएगा और मूल रकम भी समय पर लौटाई जाएगी। लेकिन कोठारी का आरोप है कि शिल्पा ने पैसे को बिजनेस में लगाने की बजाय निजी खर्चे में लगा दिया। ब्याज की किस्तें रुकती रहीं। जनवरी 2016 में शिल्पा ने अचानक उस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कोठारी ने कई बार पैसे वापस मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत दर्ज कराई। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की और जल्द ही शिल्पा और राज कुंद्रा को धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे गंभीर आरोपों में आरोपी बना दिया गया। राज कुंद्रा का नाम पहले भी विवादों में आया है, क्रिप्टो करेंसी स्कैम और वो जो फिल्में बनाते थे उसमें तो मामला था ही पहले फंसा हुआ। तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया रवि जी की, क्या 60 करोड़ इतनी बड़ी रकम है? तो उसका जवाब ये कि 60 करोड़ बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बड़ी रकम नियत होती है। तो मामला सारा इसमें वही है। ये मामला उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है ना कि ग्लैमर की दुनिया में बड़े शानदार लोग होते हैं, जैसे ही पर्दे पर बड़े बड़े दिखते हैं वैसे ही पीछे भी होते हैं। तो और जिनको लालच रहता है कि भाई, क्योंकि लोगों के पास भी इफरात पैसा है ना, समस्या ये भी है। तो अब जी उनको कोई जानता तो है नहीं, तो उन्हें लगता है कि फिल्म के बहाने ये होगा कि हम इनके बाजू में खड़े होंगे, हमारी तस्वीरें खींची जाएंगी, तो हम अपने घर में तो लगा ही लेंगे, दुनिया भी देखेगी, वीडियो चलेंगे, लोगों को पता चलेगा, और उसके बहाने से शायद हम अपना बिजनेस जो है कहीं और फैला पाएंगे या कुछ और एक अलग तरह के लाभ ले पाएंगे। तो ये भी समझना चाहिए कि सिनेमा के लोगों के साथ बिजनेस जो है वो इतना आसान नहीं है, और बात सिर्फ फिल्म बनाने बस की नहीं है। जो भी बिजनेसमैन इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो वो कितनी फेयर होती है नहीं होती है, ये वाला जो केस जो है कहीं ना कहीं बता रहा है कि कैसे आप फंस सकते हैं। और अगर देने वाले ने भी 60 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो भी कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं। जो 60 करोड़ देगा तो वो लेना भी जानेगा। इतना आसान बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होगा कि दे देगा और आप कुछ कर दें और फिर वो अपना छोड़ के चल दे। तो कहीं ना कहीं तो उसका भी मामला सेट होगा ही होगा। तो ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, जब कोर्ट ये बोल रहा है एक पत्नी से कि अपने पति के खिलाफ गवाही दे दो, अप्रूवर बन जाओ, तो ये देखने वाली बात है। क्योंकि शिल्पा और राज की लाइफ जो भी है, जैसी भी वो आपस में वो जाने। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से राज कुंद्रा जो है लीगल मुश्किलों में फंसते रहे, और बार बार वो कहते रहे कि भाई मेरे नाम के साथ शिल्पा शेट्टी का नाम मत लो, क्योंकि उनका मामला अलग है और मेरे बहाने से शिल्पा को बदनाम किया जाता है। ये सारी बातें भी वो कहते रहे। तो देखना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग बात कही है कोर्ट ने। ईओडब्ल्यू की जांच में कुछ और बातें भी सामने आई हैं, अपने दर्शकों को मैं बता देता हूं। इसमें शिल्पा ने पिछले हफ्ते अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, अपनी ही कंपनी से, लेकिन वो उनकी जी जी सेलिब्रिटी फीस थी। शिल्पा ने कहा कि वो उस कंपनी की डायरेक्टर तो थी, लेकिन पैसे उन्होंने विज्ञापन और प्रमोशन के लिए लिए थे। उन्होंने टीवी एड्स और सोशल मीडिया पर कंपनी को प्रमोट किया था और ये फीस उसी का हिसाब था। यानी वो जिस कंपनी की डायरेक्टर थी हाँ। उसी की वो सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर थी और उसके लिए वो 4 करोड़ ले रही थी। और
उनके वकील कहते हैं कि 60 करोड़ का जो पैसा है वो लोन के रूप में लिया गया था और इसे जानबूझकर निजी निवेश दिखाया गया ताकि ब्याज दरें कम रहें। शिल्पा ने कोठारी को गारंटर बनने का भरोसा दिया था, लेकिन इस्तीफे के बाद सब कुछ गायब हो गया जब वो उस कंपनी के डायरेक्टर पद से हट गई। ईओडब्ल्यू ने कंपनी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी की और पाया कि लोन का बड़ा हिस्सा पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया है। राज कुंद्रा ने हाल ही में एक बयान में डिमोनेटाइजेशन को दोष दिया था कि भाई जब नोटबंदी हुई तो मेरा धंधा काफी कम हो गया और इसी वजह से मेरा लोन डिफॉल्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। जजेस ने साफ कहा कि पहले पैसे चुकाओ तब राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब मामला फंसा हुआ है और एक तरह से ये इस बार मामला टेढ़ा पड़ गया लगता है, क्योंकि लुकआउट सर्कुलर जारी होना, विदेश न जाने देना, उनके सारे असाइनमेंट्स रुक जाना और शिल्पा के ये भी कहना है कि ये तो मेरा वर्क कमिटमेंट है, यानी इसके बदले उन्हें पैसा भी मिल रहा होगा, तो अब सीधे तौर पर और पैसे का नुकसान है कि अगर ये मामला उनको रोक दिया जाता है। तो खैर आम लोगों के लिए तो सबक यही है कि भाई जिससे पैसा लें समय पर लौटाएं, पैसा उतना ही लें जितना आप लौटा सकें, ज्यादा ना लें, किसी तरीके के लालच में ना आए और किसी तरीके से देखिए हम यहाँ पर जो खबरें दिखाते हैं उनका एक और मकसद होता है दर्शकों। हमारा मकसद ये होता है कि अक्सर हम अपने से बड़े जो लोग हमसे ज्यादा मशहूर हैं, हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, हम उनकी जिंदगी से कुछ सीखना चाहते हैं। हम सीखते हैं उनके अच्छे काम से भी और उनके कुछ ऐसे कामों से भी सीखते हैं जहां वो फंस जाते हैं। तो ये जो पूरी खबर है ये हमें बताती है कि भैया जितनी चादर हो उतनी ही पांव पसारें और जिससे पैसा लिया समय पर वापस करें, नहीं तो आप किसी लंबे खेल में फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस खबर से अगर हम इतनी सीख भी ले लें तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक और खबर है जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। नेटफ्लिक्स ने बंद कर दी है अजय देवगन की फिल्म रामरी। अब ये फिल्म क्यों बंद हुई है, क्यों अजय देवगन पर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा, और अजय देवगन के तरफ से खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी वो इसको पूरी तरह से बंद नहीं मान रहे। उनको ऐसा लग रहा है कोई अगर और ओटीटी प्लेटफॉर्म आ जाता है तो वहां पे इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस समय बॉलीवुड जिस तरीके के दौर से गुजर रहा है उसमें नेटफ्लिक्स का एक फिल्म से हाथ पीछे खींचना अपने आप में बताता है कि मार्केट और नैया डोल रही है। कैसे देखते हैं रवि जी इसको आप? इसको मैं एक तो ये ऐसे देखता हूं कि नेटफ्लिक्स अजय देवगन को शाहरुख खान तो नहीं मानता। हाँ, भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो भाई आप जितने बड़े स्टार हो, आप शाहरुख खान तो नहीं हो। शाहरुख खान के लड़के के लिए तो हमने रेड कारपेट बिछा दिया कि आप तो आओ साहब, हम सब कर देंगे। लेकिन अजय देवगन चाहे लाख प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, फिल्में बना चुके हो, नेटफ्लिक्स ने उनके प्रोजेक्ट में वैसा भरोसा नहीं दिखाया है। और दरअसल अब ये एक सीरियस नोट की भी बात ये है कि ये हमको साफ हो चला है धीरे धीरे कि ये जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म है, अमेजन है या फिर नेटफ्लिक्स है, भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में इनका भरोसा जो है ना अब बहुत नीचे के लेवल पे आ गया है। हाँ, हाँ, आप ये मतलब वो उन्होंने पहले तो आपका मार्केट कैप्चर कर लिया है, आपकी फिल्में खरीदी, आपके मुंह मांगे दाम पे खरीदी, आपको कहा कि आप हमारे लिए कंटेंट बनाइए जिससे कि आप निष्क्रिय हो जाएं अपने बाजार में। घटिया कंटेंट उसने आपका ले लिया, बेचा, और अब उसने धीरे धीरे आपको आपकी औकात दिखाना शुरू कर कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि आप जो दे देंगे हम वही ले लेंगे। क्योंकि खबरें जो मैं पढ़ रहा था इसमें बजट का मामला है जी, जो कहा जा रहा है। अब बात सही है कि अब इनको तो यहाँ के मार्केट में हो गया ना कि जब इनको बाहर के प्रोड्यूसर इन्वेस्टर मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग हमने शिल्पा वाले केस में भी देख ही लिया, शिल्पा राजकुंद्रा वाले की लोग इनके साथ काम करने के इच्छुक रहते हैं, तो सूटकेस भर भर के ले आते हैं और फिर खाली सूटकेस लेके चले जाते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में पुराना चलन है ये। और लेकिन नेटफ्लिक्स और इसके जैसे जो विदेशी प्लेटफॉर्म है अब सब बड़े, उन्होंने अपना बाजार जमा लिया और उनका कंटेंट अब यहाँ खूब बिकता है। उनको आपकी जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स को अपने बने रहने, जमे रहने के लिए चाहे अजय देवगन हो या कोई देवगन हो, उसको जरूरत नहीं है। वो अपना माल यहाँ बेच लेगा और जम जाएगा। तो धीरे धीरे आपको वो खत्म भी करेगा। इस बात का डर हमने पहले भी बताया था कि क्या होने वाला है। चीजें देखिए उसी दिशा में जा रही। तो जब आपको आदत तो हो गई कि 100 रुपए का माल जो है 1000 रुपए में बेचना है लोगों को, तो लेकिन वो वैसे खिलाड़ी तो है नहीं, वो तो दुनिया भर में खेल रहे हैं। तो आपके 100 का माल वो 110 में तो खरीद लेंगे, लेकिन आप कहोगे 100 का 1000,
तो वो आपको दरवाजा दिखा दें। इस मामले में या ऐसे और भी मामले जो सामने आए हैं, जो प्रोजेक्ट बंद होने की खबरें आती रही है, या तो वो कंटेंट के लिहाज से बहुत कमजोर होते हैं, तो नेटफ्लिक्स या जो अमेजॉन जैसे हैं वो उन्होंने अपने सेकंड सीजन तक नहीं बनाए। पहले में जी घाटा उठाने के बाद में उन्होंने तय कर लिया कि काम ही नहीं करना कमजोर लोगों के साथ, कमजोर कंटेंट के साथ। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी हॉरर फिल्म का जो प्रोजेक्ट है, जिसको कि आपने जो मीडिया में, हिंदी मीडिया में या देसी मीडिया में जो आप प्रचारित कर लेते हैं कि एक बहुत महान प्रोजेक्ट बन रहा है, पीरियड फिल्म होगी, हॉरर होगी, 2 हीरो हैं। अभी सिद्धांत चतुर्वेदी का क्या मार्केट बताइए, मोहित रैना का क्या मार्केट? इनको लेके आप मोटा बिल थमाएंगे, और उसमें भी कोई एक डेब्यू डायरेक्टर है नेहा शर्मा, जिनके नाम पे 2 फिल्में, द जोया फैक्टर और तेरे बिन लादेन, ये इसकी राइटर। अब आप ऐसे लोगों के साथ प्रोजेक्ट बनाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये तो भारी भरकम लगने वाला है। तो जिसने 2 फिल्में लिखी जो डायरेक्टर बनने की तैयारी में है, तेरे बिन लादेन तो चलिए ठीक है, लोगों ने थोड़ा बहुत देख ली, छोटे बजट की फिल्म थी। जोया फैक्टर तो बड़े बजट की फिल्म थी। औंधे मुगिरी आज लोग जानते भी नहीं है। तो ये जो हो रहा है ना कि भाई इन्हें लगता हो कि नहीं नहीं हम जैसा कहेंगे वैसा चल जाएगा, अब ये शुरुआत हो गई है। हमने 5-7 महीने पहले भी ऐसी खबरें देखी है कि आप इन्होंने बहुत सारे सीजन 2 नकार दिए, डब्बे में डाल दिए कि नहीं बनाना। पिछले साल भी ऐसी खबरें थी, अमेजोन पे भी थी, नेटफ्लिक्स पे भी थी। और अब ये कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके, हमें आपके साथ नहीं बनाना, या आप इसका बजट कम करके लाइए। 100 का माल 110 में दे सकते हैं तो ठीक है। अब ये सौदेबाजी आ गई है पूरी तौर पर, तो इनको अब समझ में आएगा। इन्होंने इंडियन मार्केट जो सिनेमा का था वो तो खो ही दिया है। अब जो ओटीटी पर जो गेम शुरू हुआ है, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। शाहरुख खान भी क्या होगा, 1 आध सीजन 2 सीजन और चला लेंगे। जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड बना है वो कितना ग्रेट है, वो तो सब समझ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। उसका प्रचार और उसकी चीजें, या जो भी इस बिलाल तरह का सिद्दीकी कंटेंट। का भी जिक्र हो रहा है कि बिलाल सिद्दीकी जो जी इसके राइटर हैं, उनकी राइटिंग का कमाल है। मतलब एक तरह से आर्यन खान पूरा क्रेडिट लूटना चाह रहे हैं, लेकिन बिलाल सिद्दीकी का इसमें रोल अहम है। आपने बात बहुत अच्छी कही कि नेटफ्लिक्स को इतना तो उन्होंने समझ लिया है कि ये शाहरुख खान जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी कि शाहरुख खान को भी नेटफ्लिक्स की जरूरत है और नेटफ्लिक्स को शाहरुख खान हाँ हाँ। दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये आने वाले समय में चीजें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। इस फिल्म के बारे में यही कहा गया, जहां मैंने भी पढ़ा कि 1945 की ये कहानी है और इस पर 1 साल से काम चल रहा था, यानी अच्छा खासा पैसा खर्च हो चुका था। और उस पैसे को खर्च होने के बाद इनको एहसास हुआ कि यार ऐसा इतना पैसा अभी खर्च हो चुका है, बनने में कुछ और होगा, यानी पूरी तरीके से घाटे का सौदा लग रही थी। तो वो अजय देवगन जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड को साउथ से कोई खतरा नहीं है, उनकी फिल्म पर नेटफ्लिक्स ने ताला लगा दिया है और अब उन्हें इंतजार है कि ओटीटी का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आए जो उन्हें सपोर्ट करे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की नैया कितने गोते खा रही है और कहां पर है। ये वाकई बहुत हैरत की एक बात है, दुख की बात भी है और चिंता बढ़ाने वाली बात भी है कि वो लोग जो सिनेमा के बिजनेस में 30-30, 40-40 साल से हैं, उनसे भी ऐसी गलतियां हो रही हैं कि वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब उस समय में हो रहा है जब उनके सामने साउथ का सिनेमा तेजी से बढ़ रहा है, यानी उनके सामने एक वो एग्जाम्पल भी है जो इस समय तेजी से दर्शकों का मन जीत रहा है। और ठीक उसी समय वो अपने दर्शकों से हार रहे हैं, अपने बाजार को खोते हुए देख रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, उन्हें नकारा जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मामला वही है कि अभी भी हमें बात समझ में नहीं आई है कि हमें क्या नहीं करना है। एक चीज और कहना चाहूंगा उज्जवल जी यहाँ पे। जी जी अजय देवगन या इनके जैसे जो लोग कहते हैं ना, अरे हमको कहाँ खतरा है, ना ओटीटी से खतरा है, ना हमको साउथ के सिनेमा से खतरा है। तो अब इनके सामने नेटफ्लिक्स जैसे ये जो घटना हुई है, इसने ये कह दिया है कि भाई साहब आपने अपना तो सब डुबा दिया है, तो या तो आप साउथ की फिल्मों का रीमेक कीजिए, और अगर हाँ हमारे साथ काम करना है तो वो प्रोजेक्ट हम देंगे, वो वेब सीरीज हम देंगे जिसका आप भारतीयकरण करेंगे। आप अपना माल मत लाइए, हमें आपके माल से कोई लेना देना नहीं। वो जो हम देंगे वो आप बनाइए, आप तब तो चल पाएगा ये रिश्ता। एक और खबर पिछले दिनों थी, शायद 2-4 दिन ही हुए हैं। अंजुम रजब अली एक राइटर हैं, हाँ बॉलीवुड के हाँ सीनियर राइटर हैं। जी उन्होंने कहीं किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे और भी जो दूसरे विदेशी प्लेटफॉर्म है,
भारतीय राइटर्स के, इंडियन राइटर्स के प्रोजेक्ट नकार रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि भाई वो अपनी चीजें थोप रहे हैं, हमारे आइडिया, हमारे प्रोजेक्ट्स को वो नकार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कि नए किस्म का साम्राज्यवाद है जो पुराने जमाने में। अब देखिए, क्योंकि आपने तब आवाज नहीं उठाई जब ये बॉलीवुड वाले लोग जो है कहानी को, स्क्रिप्ट को, राइटिंग को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, तब आप अपने अपने कोने पकड़ के बैठे हुए थे, तो अब हाँ रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आपने इन लोगों को रोका नहीं, तब आपने कोई वॉइस नहीं उठाई, तब आपने कहा कि अरे ठीक है, मुझे काम मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, बाकी तो जो होना हो, हमें क्या लेना देना। अब ये पिक्चर बड़ा हो गया है, अब ये मुश्किल जो है बड़ी हो गई है। अब आप क्या कर लेंगे? मैं कह रहा हूँ आने वाला समय वही है, क्योंकि ये बात सच है, जो बॉलीवुड बना रहा है या जो सो कॉल्ड आइडियाज हमारे यहाँ के, उन पर जो कंटेंट बन रहा है, हम देख रहे हैं कितना लो क्वालिटी का है, क्योंकि हमने राइटिंग की कभी इज्जत ही नहीं की। हम चोरी चकारी में ही लगे रहे, नकल में ही लगे रहे, तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, बल्कि कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी रखी और उसके ऊपर अपने पैर मारते रहे। मार रहा तो है, हाँ। बैंड तो बच चुका है, आपने खुद ही आमंत्रण दिया इस स्थिति के लिए, तो जी भुगतिए अब फिर। अब इसके बाद आपको उसकी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक फिल्म मेकर के रूप में या एज ए प्रोड्यूसर के रूप में इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, तो आप जो नकल कर रहे थे, अब वो कहेगा कि अब हम कह रहे तो नकल करो। अब आप हाँ। रोने लगे, नहीं हमारा प्रोजेक्ट, हमारा ओरिजिनल। अरे तुम पहले ही नहीं बना रहे थे भाई, पहले तुमने बनाया होता तो ये रोना नहीं आप पड़ता आज आपको। तो वो कह वो रहे हैं कि ठप्पा अब नहीं जो कर लगा रहे थे होता ना, तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो पहले जो कर रहे थे वही करो, और अब वैसे करो जैसे हम कहते हैं, उतने बजट में करो जितने बजट में हम कहते हैं। अब एक्सपोज हो इनके जाते रोने हैं ना ये शुरू लोग, होंगे, एक्सपोज हो एक्सपोज हो जाते चुके हैं, हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये इन्हीं का खोदा हुआ गड्ढा है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आज दुख भरी खबर ये आई कि पंकज धीर, जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल निभाकर घर घर में पॉपुलर हुए थे, आज सुबह 11:30 बजे के आसपास, यानी बुधवार को सुबह 11:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। और पंकज धीर को जब हम देखते हैं, मुझे तो मेरा बचपन याद आता है, जब शायद 89 88 की बात होगी, जिस वक्त महाभारत आता था और टीवी के आगे बैठते थे। और बड़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी, बहुत जानदार उनकी आवाज़ और बहुत ही अलग तरह का करिश्मा उनका था। लेकिन वही है कि एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर जाना है, और वो दिन कभी भी किसी के सामने आ जाता है। उनके बेटे हैं निकेतन धीर, बिटिया बहू हैं उनकी कृतिका सेंगर। तो ये दोनों तो हैं, अभी टेलीविज़न की दुनिया में चमकते रहते हैं, लेकिन पंकज धीर का जाना जो था, वो बहुत सारी पुरानी यादों को ताज़ा कर गया। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि उनको सेलेक्ट किया गया था अर्जुन के रोल के लिए, लेकिन अर्जुन के रोल में शर्त ये थी कि कुछ सीन्स के लिए उन्हें अपनी मूछें मुड़ानी थी, क्योंकि अर्जुन के रोल में कुछ महिला वाला कैरेक्टर भी था जो प्ले करना था। उन्होंने कहा मैं मूछें नहीं मुड़ाऊंगा, जी। इसलिए मैं वो रोल करूंगा ही नहीं अर्जुन का। बाद में फिर उन्हें कॉल गया कि आप कर्ण का रोल करेंगे क्या? तो पहला प्रश्न उन्होंने यही पूछा कि भाई मूछ तो नहीं मुड़ानी पड़ेगी? तो कहा गया कि नहीं, कर्ण के रोल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मूछ मुड़ाना पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन वो रोल जो था, उनको उनके आखिरी समय तक वो कर्ण के तौर पर ही पहचाने गए। बिल्कुल, आज सुबह जब ये खबर आई, सुबह बल्कि मतलब दोपहर होते होते, तो ये जैसे आपने कहा कि आपके बचपन के दिनों में ले जाते, क्योंकि वो जी जो दूरदर्शन के, वो जो टेलीविजन के दिन थे, उसमें हमने जिन लोगों को पहचाना और जिनकी कहानियों ने हमको अपनी तरफ आकर्षित किया, तो महाभारत तो खैर अपने आप में है, ऐसा ग्रंथ है और ऐसा सीरियल था जिसने कि सब बैठकर देखते थे, और टाइम फिक्स था, तो लोग मिस नहीं करते थे। रामायण और महाभारत उस वक्त दो ऐसी कहानियां आई थी। और महाभारत में भी जिन कैरेक्टर्स ने आपको सबसे ज्यादा जो है बांधा अपने से, तो पांडव जो थे उसमें भी भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, और बाकी ठीक है नकुल सहदेव तो लोगों को उतना याद नहीं, लेकिन फिर कौरवों में जो आपको दुर्योधन है, शकुनी है, दुशासन है, बाकी कैरेक्टर धीरे धीरे, इन सब के बीच में कर्ण की मौजूदगी महाभारत की कथा में भी और इस सीरियल में भी, वो बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो है तो पांडवों का बड़ा भाई, हाँ। लेकिन उसकी कथा कुछ इस तरह की है कि वो कौरवों के साथ मिल गया, और उसने कौरवों के साथ, खासतौर पे दुर्योधन के साथ में
अपनी मित्रता को मरते दम तक निभाया। और कर्ण तो ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको लेकर लिटरेचर की दुनिया में बहुत कुछ लिखा गया, उसकी कहानी को लेकर, उसकी साइकोलॉजी को लेकर, उसके बहाने से भी समाज को देखने समझने की उस समय की कोशिशें हुई, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो आज जब ये खबर आई तो सुबह यही लगा कि हाँ, एक और जो पुराने समय की जो अच्छी यादें हैं कलाकारों की, उसमें एक और कलाकार जो है वो चला गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और जैसे जैसे कलाकार अलविदा हो रहे हैं यहाँ हमारी इस दुनिया से, नए कलाकारों का आगमन वैसा नहीं हो रहा है। और अभी भी ऐसा लगता है कि जो पिलर्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वो पिलर्स ढहते जा रहे हैं। और इंतजार रहेगा कि उस स्तर के और कलाकार आए जिनको पीढ़ियां याद रखें। तो आप सोचिए कि एक सीरियल का एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आज हम लगभग 36 साल हो गए और हम आज भी याद कर रहे हैं, तो किस स्तर का तो वो टीवी शो रहा होगा और किस स्तर का उन्होंने निभाया होगा, जो हमारे दिमाग में अभी भी मानस पटल पर अंकित है वो सारी बातें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो बड़ी खबरें थी उनको कवर किया। रवि जी, और कोई खबर जिस पर आप अपनी बात रखना चाहें? नहीं, यही खबरें मेरे ख्याल से बड़ी हैं। और दिन में हमने बात की थी 2 खबरों के ऊपर, एक काजोल से जुड़ी हुई और एक और खबर थी जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेकर जो सुदीप्तो सेन ने जिस तरह से पोस्ट लिखा, तो वो बातें हमने कर ही ली थी। तो दर्शकों से कह सकते हैं हम कि आप हमारे वो वीडियो भी देखिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो भी दर्शक यहाँ पे जुड़े हैं, आप रवि जी के प्लेटफॉर्म पर भी जाकर देखें। हम लोग रेगुलरली एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पर लाइव कर रहे हैं। कुछ शोज में मैं उनके प्लेटफॉर्म पर होता हूँ रवि जी के, और कुछ शोज में ये मेरे प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो कोशिश है कि हम साझा तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग बातचीत को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। कहीं ना कहीं हमें यूट्यूब के एल्गोरिदम तक ये संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग पसंद कर रहे हैं ये ऐसे ही होगा जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बातचीत को सुनने के लिए। और रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उज्ज्वल जी।